नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर नरोत्तम दीवान और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर नरोत्तम दीवान हॉस्पिटल चैनल। और आज मैं आपसे बात करूंगा तीसरा भाग, पित्ते की पथरी के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर। तो इसमें सबसे पहले मैं ये उत्तर देना चाहूँगा। राधे श्याम जी ने मेरे से पूछा कि दूरबीन से गॉल ब्लैडर रिमूव होने के कितने ईयर्स बाद बेबी हो सकता है। तो ठीक है, पर दूरबीन से अगर पित्ता आप ऑपरेशन कराएंगे उससे तो बेबी नहीं होगा। ये एक मजाक था, परंतु इनका जो प्रश्न है ये महत्वपूर्ण है कि यानी कि बेबी की प्लानिंग कैसे की जाए, प्रेगनेंसी की, कि बच्चा होने की, कि दूरबीन से ऑपरेशन हुआ है उससे कितनी देर बाद में ये बच्चा पैदा कर सकते हैं, यानी कि उससे पहले ये परहेज लेंगे कि प्रेगनेंसी यानी कि बच्चा ना ठहरे। तो इसके बारे में जो सीधा साधा प्रश्न है कि, और सीधा साधा उत्तर है कि देखिए, जब दवाई चलती होती है किसी की तो पहले 3 महीने, बच्चा 9 महीने पेट में रहता है, पहले 3 महीने में अगर कोई मरीज कोई भी दवाई लेता है, इवन कहते हैं आयरन या विटामिन भी नहीं लेने चाहिए, तो कोई एंटीबायोटिक या पेन किलर वगैरह, तो वो बच्चे को नुकसान कर सकते हैं। तो इसलिए जब आपकी दवाई जो कि आमतौर पे 5 दिन या हफ्ता या 10 दिन चलती है, अगर आपके पित्ते में पस वगैरह पड़ी थी, कोई और ज़्यादा प्रॉब्लम थी, तो ज़्यादा चल सकती है। तो बिल्कुल क्लीन हो तो 5 दिन में भी बंद हो जाती है। तो जब दवाई बंद हो जाए तो पित्ता ऊपर होता है, तो इसको ये निकल गया है सक्सेसफुली। तो उसके बाद दवाई बंद होने के बाद आप जो है बच्चा पैदा करने की प्लानिंग कर सकते हैं। और बच्चा पैदा करने की प्लानिंग के बारे में भी आपको बता देता हूं। अगर आप बच्चा पैदा करना चाहते हैं तो उसका समय होता है, यानी कि एक औरत जो कि पत्नी है, एक उसका घर वाला है, वो आपस में संभोग करते हैं तो बच्चे का बीज जाता है और एक अंडा आता है माँ से। तो जो अंडा, जो 2 माहवारियां होती हैं उसके बीच वाले पीरियड में आता है अंडा। अगर ये संभोग उस टाइम करेंगे जिस टाइम की माहवारी 1 हुई और 2 हुई, उसके बीच वाले 3-4 दिन में, एक तो इनके जीवाणु, जो कीटाणु, जो हम संक्राणु स्पर्म्स कहते हैं इंग्लिश में, वो स्वस्थ रहेंगे और ज्यादा रहेंगे, और उस टाइम बच्चा ठहरने का ज्यादा चांस रहेगा। जब दवाइयां खत्म हो जाएं, पित्ते के बारे में, ऑपरेशन के बारे में आप भूल जाएं। उसका बच्चा होने से कोई भी ऐसे रुकावट नहीं है। तो मेरे ख्याल में आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। अगर फिर भी आपके मन में कोई इसके बारे में आगे जानना चाहते हैं तो आप इसके बारे में मेरे से दोबारा प्रश्न कर सकते हैं। इसके बाद में इनका है, अंबुज जायसवाल जी ने पूछा है, सर क्या गॉल ब्लैडर के ऑपरेशन के बाद उम्र कम हो जाती है, और क्या बॉडी कॉम्प्लिकेशन बना रहता, जैसे पतले दस्त का आभास बना रहना, और कुछ सर मैं यूपी पुलिस में हूँ, क्या नौकरी करने कोई परेशानी भी होगी? प्लीज रिप्लाई। जरूर रिप्लाई करेंगे हैं। तो ये मैं वीडियो इसीलिए तो बनाता हूँ, आप जितने प्रश्न पूछें मैं रिप्लाई करूंगा। आपके प्रश्न को मैं हिस्सों में बांट के रिप्लाई करूंगा। क्या गॉल ब्लैडर के ऑपरेशन होने के बाद उम्र कम हो जाती है? नहीं, उम्र बढ़ती है, क्योंकि आपको एक परेशानी कर रही थी, गॉल ब्लैडर की पथरी और पित्ते में सोज थी, और उसके कई तरह के खतरनाक बीमारियां बढ़ सकती थी, वो सारी ठीक हो गई। तो आपको वो परेशानी नहीं होगी, तो आपकी उम्र तो बढ़ गई, कम नहीं होती इससे। मत सोचिए इससे कम होगी, इससे बढ़ेगी। एक प्रश्न का उत्तर मैंने दिया। और क्या बॉडी कॉम्प्लिकेशन बना रहता है, जैसे कि पतले दस्त का आभास बना रहना? अब जो पतले दस्त का आभास बने रहना, कि देखिए, हमारे देश में थोड़ा ये खाने पीने के बारे में लोगों को ज्यादा, यानी कि पुरानी हमारी सभ्यता में हम बहुत साफ सुथरा खाते थे, सारे हाथ अच्छी तरह धोते थे, बर्तन अच्छी तरह धोते थे, बैठ के खाना खाते थे।
आजकल सड़क पे अच्छे अच्छे होटलों में भी चले जाओ तो कई बार 5 स्टार होटल में भी आपको वो हाथ धोने के लिए ढंग से जगह नहीं होगी। दूसरे होटलों में रेडियों पे आप खड़े होकर खाना खाएंगे। लोगों को ज़्यादा अवेलेबिलिटी हो गई गंदे खाने की, जैसे गोलगप्पे खाने, चाट चटनी खानी है। और पानी की जो सप्लाई आ रही है उसके साथ लोगों ने पंप लगाए होते हैं, टुल्लू पंप पानी खींचने के लिए। और पानी की सप्लाई की पाइप्स जो होती हैं और जो सीवरेज की पाइप्स हैं वो साथ साथ डली होती हैं। जब उनमें एक नेगेटिव प्रेशर होता है तो वो सीवरेज में से पानी खींच लेती हैं। तो वो पानी जो होता है उससे भी आपको दस्त लगते हैं, तरह तरह की आंतड़ियों में संक्रमण रोग हो जाते हैं, जैसे कि खून भी आ सकता है, दस्त भी लग सकते हैं, अमीबाइसिस, अमीबे आ सकते हैं, कीटाणु दूसरे आ सकते हैं। उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। परंतु टाइफाइड की बीमारी यहाँ बहुत कॉमन है, क्योंकि लोग हाथ नहीं, जब तक कोरोना में तो हाथ धोने लगे। तो हाथों को धोने का भी मैंने वीडियो अपलोड किए हुए हैं, आप ढूंढिए, उसमें से हिंदी में भी हैं, इंग्लिश में भी हैं। तो हाथ कैसे धोने चाहिए ये भी एक टेक्निक है। तो ज़्यादातर पित्ते की पथरी या पित्ते के ऑपरेशन से मैंने अब हजारों हजारों किए हैं, तो उससे ऐसा कुछ नहीं होता कि बाद में दस्त लगेंगे। दस्त लगने के कोई और कारण को ढूंढिए कि आपका कोई हाजमा खराब है, कमजोर है हाजमा, क्यों कमजोर है, आंतड़ियों में सोज है, बड़ी आंतड़ी में, कई तरह की बीमारियां होती हैं। पर जो आम बीमारी होती है कि आप अगर सफाई से, पेट में कीड़े हैं, मलापो जिनको बोलते हैं, छोटे बड़े, तो आप अगर खाना पीना सफाई से रखेंगे, आप पानी पिएंगे, अगर साफ नहीं आपको लगता तो उबाल के, जब वो उबलने लगे तो उनको 15 मिनट उबालते रहिए धीमी आग पे, और फिर उसको आप उतार लीजिए। फिर आप गिलास को साफ रखिए, साबुन से, गर्म पानी से साफ रखिए, और उससे आप पानी पिए। ऐसे मत कहीं से भी पानी पी ले। अब वो पुराना जमाना नहीं है, बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो गई है, जगह जगह पे आबादी बहुत बढ़ गई है और साफ पानी मिलता नहीं है। ज्यादातर बीमारियां पानी से, आंतड़ी की आती हैं, खाने पीने से आती हैं। आप कम खा लीजिए पर साफ सुथरा खाइए, ये उसके कारण आपको होता है। और आपका तीसरा ये प्रश्न है कि सर मैं यूपी पुलिस में हूँ, क्या नौकरी करने में कोई परेशानी भी होगी? मेरे ख्याल में तो ऐसी कोई ये नहीं है कि ये हैंडीकैप हो जाएंगे या आप रिजेक्ट हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे पुलिस वालों ने, मेरा ख्याल सैकड़ों ने, मेरे पास ही यहाँ पुलिस लाइन है, सैकड़ों लोगों ने, पुलिस वालों ने मेरे से ऑपरेशन करवाए हैं पित्ते की पथरी के। और रादर उनको अगर पित्ते की पथरी है, किसी टाइम ड्यूटी अंदर बाहर लग जाती है या उनकी ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता होता है, उस टाइम पित्त की पथरी में अगर दर्द हो जाए, जो प्रॉब्लम हो, तो उनको प्रॉब्लम हो सकती है। परंतु आप समय से ऑपरेशन करा के फिट हो जाते हैं तो आप फिटनेस मिल जाती है आपको, आप फिर पूरे फिट होके आपको प्रमोशन भी मिल सकती है, ट्रांसफर भी मिल सकती है। आप कोई हार्ड ड्यूटी है, आपको कमांडो ड्यूटी लेनी है, कोई दूसरी ड्यूटी लेनी है, आप ले सकते हैं खुशी से, इसमें कोई काम की प्रॉब्लम नहीं आती है। और इन्होंने पूछा है, एक बहन जी हैं, मेरे पति की थैली में 12 mm की पथरी है और कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा है, क्या मुझे इसे ऑपरेशन करके निकलवा लेना चाहिए? देखिए, नियम तो ये है कि अगर कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा है तो आप इंतजार कर सकती हैं। परंतु आप किसी भी डॉक्टर से, सर्जन से या फिजिशियन से भी आप चेकअप रोज, मतलब कि एक बार करवा लीजिए अच्छी तरह। कई ऐसी बीमारियां होती हैं जैसे शुगर की बीमारी, उसमें हम फिर इंतजार नहीं करते, निकलवा देते हैं। या इस तरह की और बीमारियां अगर शरीर में हो तो ये एक डिसीजन होता है। दूसरा ये कि बड़ी पथरी अगर अकेली होती है, बहुत ज्यादा देर तक रह के, ऐसा सोचा जाता है कि ये कैंसर कर सकती है। तो आपको थोड़ी सी भी तकलीफ हो, आप इसको जरूर निकलवा दीजिए। और अगर आप नहीं भी निकलवाती, आप 2-3 महीने में अल्ट्रासाउंड करवाते रहिए और किसी सर्जन को दिखाते रहिए कि कोई सोज तो नहीं हो रही। जरा सा भी आपको लक्षण दिखाई दें, भारीपन हो, उल्टी आए, दर्द आए, बुखार हो, तो आप इसको एकदम से निकलवा दीजिए। तो ये इसमें थे। और अब मैं दूसरे में देखता हूं कि इसमें किस किस ने प्रश्न पूछे हैं मेरे से। इसमें भी 5 कमेंट। इन्होंने रणवीर संधू जी ने मेरे से पूछा है, सर मेरे स्मॉल मल्टीपल स्टोन
एक 5 mm का स्टोन है। सर मुझे भूख बिल्कुल नहीं लगती। तो अगर आपको पित्ते की पथरी के कारण आप सोचते हैं कि आपको भूख नहीं लगती, तो आप उसको निकलवा दीजिए। आपको देखना चाहिए कि भूख क्यों नहीं लगती, और आपकी ये पूरी तहकीकात होनी चाहिए, चेकअप होना चाहिए कि आपको कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। अब कई लोगों के लिवर में प्रॉब्लम होती है, जैसे कि अगर वो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप पीते हैं, कई लोग मतलब कि आजकल शराब पीते हैं, या उनके पित्ते के अलावा जिगर में सोजिश होती है, जैसे कि हेपेटाइटिस होता है, या जिस्म की आंतड़ियों में या मैदे में कोई और बीमारी होती है। तो उनको हमको देखना होगा कि कोई और कारण तो नहीं है जिसके कारण आपको भूख नहीं लग रही। तो आपको चेकअप करवाना पड़ेगा किसी अच्छे डॉक्टर से, सर्जन से या फिजिशियन से। उसके बाद आपको ये अगर टेस्ट रिकमेंड करेंगे, जैसे कि आपका लिवर के टेस्ट, लिवर के फंक्शन टेस्ट कोई, और पैंक्रियाज के टेस्ट की पैंक्रियाज जो हार्मोन्स वगैरह और जो सारे आपके एंजाइम्स हैं वो पूरे बन रहे हैं। तो कई कारण हो सकते हैं भूख ना लगने के, परंतु अगर वो पित्ते की पथरी के कारण आपको लगता है तो पित्ता निकलवा दीजिए। अब आगे शशि बाला घई जी पूछती हैं कि रिस्पेक्टेड सर, माय डॉटर 24 years old, gallstone size 13.8 mm, is gallstone removed without surgery? Kindly advise. No pain, no any problems. तो ये पूछ रही हैं, मैं हिंदी में बता दूं, इन्होंने इंग्लिश में लिखा है कि इनकी 24 साल की बेटी को 13.8 मिलीमीटर का पित्ते की पथरी है, और ये पूछ रही हैं कि गाल स्टोन यानी पित्ते की पथरी को हम बिना सर्जरी के निकाल सकते हैं। पित्ते की पथरी जो है उसको तकरीबन आप कह सकते हैं कि बिना ऑपरेशन के नहीं निकलती। इसके कोशिश करने के बहुत एक नियम है। जैसे इनकी 13.8 mm की है, यानी कि अगर 10 mm की पथरी हो और वो पथरी मिक्स्ड स्टोन ना हो कि उसमें नमक और चर्बी मिली हुई है, कोलेस्ट्रॉल की हो, प्योर कोलेस्ट्रॉल की, 10 mm से कम की हो, और पित्ता काम कर रहा हो, पित्ते में कोई सोजिश ना हो, इन्फेक्शन ना हो, तब हम उसको बाइल सॉल्ट्स दे सकते हैं मुंह से ट्राई करने के लिए। परंतु इतनी बड़ी पथरी, 10 mm की पथरी, जो बाइल सॉल्ट से अक्सर हम जो कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं, उसमें प्रयत्न में सालों साल लगते हैं। इतनी देर में वो या तो बड़ी हो जाती है साइज में, या सिम्टम्स आने शुरू होते हैं, लक्षण आने शुरू हो जाते हैं, या कोई एक समस्या पैदा कर देती है। तो मैं ये नहीं कहता कि इसके बारे में नहीं है। अगर किसी को कोई ऐसा कंडीशन में है, ऐसा उनके जो ऐसी उनकी वातावरण अपना ऐसे है परिवार का, या अपने उनके सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, तो हालात ऐसे हैं कि वो ऑपरेशन नहीं करा सकते उस समय, और उनको कोई दिक्कत नहीं है, तो वो ओरल डेजोल्यूशन थेरेपी के बारे में अगर सोचते हैं तो उनको देखना पड़ेगा कि पहले अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ेगा, फिर कुछ खा के अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा कि पित्ता सुकड़ता है, और उनको खून के टेस्ट करवाने पड़ेंगे कि उनमें सोजिश तो नहीं है। पथरी 10 mm से छोटी होनी चाहिए और कोलेस्ट्रॉल की होनी चाहिए, सॉलिटर कोलेस्ट्रॉल, तब वो ट्राई कर सकते हैं, जिसके चांसेस मैं कहता हूं कि 1000 में से 3-4 हो सकते हैं, ये नहीं हो सकते। इसके बारे में ज्यादातर माना जाता है कि ये उससे नहीं निकलती है। मेरा ख्याल ये प्रश्न का उत्तर हो गया। अब ये है कि सर मेरे गॉल ब्लैडर का ओपन ऑपरेशन 4 दिसंबर, राकेश कालरा जी पूछ रहे हैं, 4 दिसंबर 2020 को हुआ है। 4 दिसंबर 2020 तो अभी पास से गया सर। अब मेरे स्टमक में बहुत गैस रहती है, ऑपरेशन के बाद ऐसा क्यों है, और कौन सी मेडिसिन लूं? देखिए, जो मेरी डाइट बहुत नॉर्मल है और होमली है। प्लीज डू रिप्लाई, मैं आपको जवाब दे रहा हूं। आपकी खाना पीना नॉर्मल है और होमली, घरेलू है, बड़ी अच्छी बात है। और आपकी ऑपरेशन सफल हो गया है, आपकी पित्ते की पथरी निकल गई है, पित्ता निकल गया है, वो भी खुशी की बात है। अब आपकी जो गैस है, जिनके पित्ते में पथरी नहीं भी है उनको भी बहुत गैस आती है।
आपने ये नहीं लगा कि ऑपरेशन के बाद ऐसा क्यों, यानी कि पहले से भी गैस रहती थी तो उसके और कई कारण हो सकते हैं। परंतु अगर आपको गैस की प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप टेबलेट यूनिजाइम ले सकते हैं। यूनिजाइम होती है डाइजेस्टिव टेबलेट, में लोगों को प्रिस्क्राइब करता हूँ। वो आप सुबह दोपहर शाम एक खाने के साथ ले सकते हैं। और आप खाना लीजिए, थोड़ा थोड़ा खाना खाइए, ज़्यादा खाना मत खाइए। कई बार बदहजमी से गैस बनती है, जो चीज़ हमारे पेट में हजम नहीं होती। और आप इसको सोचिए कि किस चीज़ खाने से आपको गैस बनती है। आप कुछ सलाद में थोड़ी काली मिर्च, नींबू, काला नमक और जो पहाड़ी नमक होता है, और थोड़ी अजवाइन, आप थोड़ी ऐसी देसी चीज़ें जो होती हैं हमारी, ये पुदीना, ये इमली, ये बड़ी लाभदायक हैं इसमें। ये मैं अगर सर्जन हूँ, एलोपैथिक MBBS MS वगैरह और डिग्री है मेरे पास, इसका मतलब ये नहीं, खाना पीना तो हमने खाना है और उसका लाभ हमने उठाना है। तो पुदीने पुदीने की बीच में लहसुन, अदरक वगैरह, प्याज डाल के, थोड़ी नींबू डाल के, थोड़ी चीनी डाल के, अगर आप शुगर नहीं है तो उसकी चटनी साथ में, हाजमे वाली चीज़ें, इमली की, थोड़ी इमली का सेवन करिए। तो इस तरह हाजमे की चीज़ें, डाइजेस्टिव हमारी जो होती हैं, आंवला लीजिए और खाना थोड़ा खाइए। और आप ये चीज़ों के बारे में जागरूक रहिए कि किस चीज़ खाने के बाद आपको ज़्यादा गैस बनती है। आप तली हुई चीज़ें मत खाइए। आप जो है ज़्यादा घी, मक्खन, या देखिए कई बार जाने जाने में आदमी कड़छी कड़छी या चम्मच चम्मच तेल या घी डाल देता है सब्जी बनाने में, या फ्राइड राइस होते हैं, या चुपड़ लेता है, दाल के ऊपर डाल देता है। तो उसको आप जाके देखिए कि कम डालिए, है ना। इसके बारे में आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। ये आप राहुल गिरधर जी लिखते हैं, क्योंकि ये सारे पब्लिक कमेंट्स हैं, इनमें कुछ छुपा हुआ नहीं है। ये इन्होंने लिखा कि टांकों से पानी निकलता है, ऑपरेशन के बाद क्या करना चाहिए अब इन्होंने पूरी बात नहीं लिखी है कि ऑपरेशन कब हुआ था और टांकों से पानी कब निकलना शुरू हुआ। सारे ऑपरेशन के जो हमारे 4 छिद्र होते हैं दूरबीन से, 2 1 सेंटीमीटर के और 2 आधे आधे सेंटीमीटर, सबसे निकल रहा है या एक से निकल रहा है। तो मैं चाहूंगा कि ये मेरे को दोबारा से अगर ये सुनेंगे, राहुल गिरधर जी, पूरा बताएं ऑपरेशन कब हुआ था, ऑपरेशन के कितनी देर बाद आना है, सारों टांकों से निकल रहा है कि एक से निकल रहा है, अगर पानी निकल रहा है तो उसमें क्या बदबू आ रही है, उसका रंग क्या है, क्या आपने पानी को टेस्ट कराया है कि वो कीटाणु, कल्चर सेंसिटिविटी जिसको बोलते हैं, कौन से कीटाणु हैं और किससे उनको दवाई से फायदा होगा। तो एक तो अगर पानी में से, अब मैं वैसे जनरल आपका सामान्य इसका उत्तर देता हूं, मैं ये सोचता हूं चलो आपके एक टांके में से पानी निकलता है, तो ये एक आम बात हो सकती है कि एलर्जी है आपको किसी चीज से, जैसे वो टांका लगा या किसी चीज से कोई एलर्जी है, वो भी हो सकती है। या आपको कोई इन्फेक्शन है। तो इन्फेक्शन कई तरह की हो सकती है। इन्फेक्शन में आपके कई बार आम इन्फेक्शन होती है, जो आम कीटाणु होते हैं, तो जैसे स्टेफलोकोकस, स्टेप्टोकोकस, ई कोलाई, साल्मोनेला, है ना। तो ज़्यादातर ऐसे होते हैं, मतलब कि, तो उनको कल्चर से, उनकी आप कल्चर करवा लें और उसकी दवाई, किससे वो मरते हैं वो दवाई खा लें, आप कोर्स कर लें तो ठीक हो जाएगा। अगर कई बार ये ट्यूबरकुलोसिस होता है, आपका पित्ता जो निकला था वो टेस्ट के लिए गया था क्या, कई बार अगर टीबी हो पित्ते की, या पेट की टीबी हो जिसका पता ना हो, उस टीबी के कारण भी जख्मों में बाद में पानी निकल सकता है। तो अगर ऐसा है, आपका पित्ते के टेस्ट की रिपोर्ट कहाँ है, या उसको दोबारा से जांच करवाइए, पित्ते को कहिए देखिए टीबी तो नहीं है, आप और जांच करना होगा। अगर पानी कम निकलता है कि ज़्यादा निकलता है, तो पानी को आप सिरिंज में डाल के टेस्ट के लिए, कल्चर सेंसिटिविटी के अलावा, आप जील नील्सन स्टेनिंग होती है जो कि टीबी के बेसिलाई के लिए होती है। और कई बार टीबी के बेसिलाई के अलावा पित्ते की पथरी में ए टिपिकल माइक्रोबैक्टीरिया, यानी कि टीबी के कीटाणु से मिलते जुलते कीटाणु होते हैं, टिपिकल नहीं होते, ए टिपिकल होते हैं। वो कीटाणु जो होते हैं कई बार आते हैं, तो उसकी दवाई अलग तरह की होती है, उसको भी अलग तरह की कल्चर से आप कभी अच्छी लेबोरेटरी में भेज सकते हैं। तो अगर एटिपिकल माइक्रोबैक्टीरिया आते हैं तो उसकी भी सेंसिटिविटी रिपोर्ट भी होती है। उसमें आपको अगर सूट करता है तो स्टेप्टोमाइसिन का टीका, या जो है एजिथ्रोमाइसिन,
और इस तरह की कई दवाइयाँ हैं, वो आप ले सकते हैं। और अगर ये नहीं ठीक होते तो खुरच के जख्म में से वो टेस्ट के लिए भेजा जा सकता है कि टीबी वगैरह तो नहीं है। तो ये एक कई तरह की बातें हो सकती हैं, उनके कई तरह के मतलब कि इलाज हो सकते हैं कि कारण क्या है। तो अभी मेरे से ये जो प्रश्न सारे पूछे गए थे उसका सारों का मैंने उत्तर दिया है। ये 2 मेरे पहले वाले थे, आज तीसरा होगा। तो आपको और प्रश्न पूछने हो तो जरूर पूछिए, मैं जरूर उत्तर दूंगा। तो ये क्योंकि मैं आपको देख नहीं रहा हूँ मरीज को, परंतु आप मेरे उत्तरों को फाइनल मत लीजिए। आप किसी लोकल डॉक्टर को, सर्जन को दिखाइए। और फिर भी मेरे मन से कोई प्रश्न है, आपको लाभ हो, मैं ये चाहता हूँ। आपको मैं गाइड कर सकूँ, सही दिशा दे सकूँ, ये मैं चाहता हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ इसका लाइक का बटन दबाइए और इसको शेयर करिए। इससे हमारे चैनल को भी लाभ होगा और मैं भी उत्साहित हूँगा। कई लोग तो ये कहते हैं भी अगर इतने लाइक नहीं आएंगे और मेरे सब्सक्रिप्शन नहीं बढ़ेगी तो मैं आगे से डालूंगा नहीं। मैं ऐसा नहीं कहता, परंतु मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और लाइक बटन दबाइए और इसको शेयर करिए ताकि इसका फायदा, जिसके लिए मैं ये कोशिश कर रहा हूँ, प्रयत्न कर रहा हूँ, इसका लाभ सबको पहुंचे। नमस्कार, हम फिर मिलेंगे।